एक दिन भाग्य बुद्धि से बोला, मेरा दुनिया में वर्चस्व डोला। एक दिन भाग्य बुद्धि से बोला, मेरा दुनिया में वर्चस्व डोला। बुद्धि बोली भाग्य से, बुद्धि बोली भाग्य से, माना तेरा वर्चस्व है, पर बुद्धि बिना तू व्यर्थ है, पर बुद्धि बिना तू व्यर्थ है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ उत्तराखंड प्रश्नावली 40 अंक के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज ये उत्तराखंड का 11वां भाग है। ये जो प्रश्न मैंने लिए हैं ये BS नेगी की बुक से लिए हैं, उसके साथ साथ अजय रावत की जो बुक है उससे लिए हैं। तो इस प्रश्न के उत्तरों में आप कोई भी संशय ना रखें और प्रश्नों का निर्माण प्रीवियस ईयर जो प्रश्न बनते हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने प्रश्नों का निर्माण किया है। आप सभी अपने ज्ञान का आकलन करने के लिए अपने द्वारा उत्तरों को चयन स्वयं से करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप 40 में से कितना स्कोर कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि जो प्री है लेक्चरर स्क्रीनिंग का प्री जो एग्ज़ाम है वो सबके लिए अलग अलग कट ऑफ जारी करता है। जो स्पेशली जो आर्ट साइट वाले हैं या मैं कह सकती हूँ जो लैंग्वेज वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा कट ऑफ डाउन जा सकती है, क्योंकि उसमें रीजनिंग और मैथ्स करंट अफेयर ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि कैंडिडेट किस प्रकार के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उत्तराखंड और सामान्य हिंदी ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगी आपको कट ऑफ डिसाइड करने में। इसलिए आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को प्लीज़ देखिए, अपने ज्ञान को थोड़ा परिपक्व बनाइए। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक पंक्ति बोली भाग्य और बुद्धि की, कई बार हम भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं या भाग्य से हम उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन ये कभी ना भूलें कि बुद्धि से भाग्य भी बदला जा सकता है। और भाग्य में कोई चीज़ है लेकिन बुद्धि हमारे पास उस लायक नहीं है, तो हम उस स्थिति पर भी कभी शांत या शांति हमें नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 40 प्रश्नों का यहाँ पर हम संकलन लेके चल रहे हैं। इसके साथ साथ ही मैं आपको अतिरिक्त इसमें व्याख्या भी देते रहूँगी, प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, राजाओं की घाटी किसे कहा जाता है। पहला प्रश्न क्या है, राजाओं की घाटी किसे कहा जाता है। अल्मोड़ा, देहरादून, पिथौरागढ़ या चमोली। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्नों का निर्माण किसी प्रकार से हो सकता है, तो आप प्रश्नों का चयन खुद से भी करें। आपको प्रश्नों का संकलन, मेरा व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन करना आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और अपने कमेंट द्वारा मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करें। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना किसने की। गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना किसने की। बैरिस्टर मुकुंदीलाल, परिमार्जन नेगी, चंडी प्रसाद भट्ट या अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना की। अगर हम बात करें कि कहाँ की, तो ये श्रीनगर गढ़वाल में की है, ये श्रीनगर गढ़वाल में की है। और कब की है इसका ईयर आप याद रखेंगे, 1921 में, 1921 में गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने श्रीनगर गढ़वाल 1921 में की। ठीक है, अगला प्रश्न, किस जिले में राज्य का अंतिम गांव है। देखिए, मैं इसका करंट का जो व्यू पढ़ रही थी कि अब इसको राज्य का प्रथम गांव या देश का प्रथम गांव कहा जाता है, लेकिन पहले इसको राज्य का अंतिम गांव ही कहा जाता था। तो ये किस जिले में है, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली या रुद्रप्रयाग। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चमोली में राज्य का अंतिम गांव। और कौन सा गांव है, वह है माणा गांव। ठीक है, माणा गांव है। और पुराणों में इसका नाम जो है, इसका पुराणों में या पुराना नाम हम कह सकते हैं मणिभद्रपुरी है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, मणिभद्रपुरी, ये इसका पुराणों में नाम है। और माणा के पास इसमें आप एक नोट और डालेंगे, माणा के पास एक नीलकंठ नाम की चोटी है। ये जो नीलकंठ है ये चोटी कहाँ है, ये माणा के पास है। और इस नीलकंठ को गढ़वाल की रानी कहते हैं। इस नीलकंठ चोटी को क्या कहा जाता है, गढ़वाल की रानी कहा जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट समझे। पहला तो किसको अब राज्य का अंतिम ही प्रथम गांव कहा जाता है, माणा गांव है, चमोली जिले में है। और पुराणों में इसका नाम मणिभद्रपुरी है। माणा के पास एक नीलकंठ चोटी है जिसे गढ़वाल की रानी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छिबरो परियोजना किस नदी पर है। यमुना नदी पर, टोंस नदी पर, भागीरथी नदी पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टोंस नदी पर छिबरो परियोजना है। और ये कहाँ है, ये देहरादून में है। ये परियोजना कहाँ है, देहरादून में है, टोंस नदी पर छिबरो परियोजना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मानसूनी वन पाए जाते हैं, यानी कि मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं।
ऑप्शन है दून घाटियों में, पहाड़ियों में, भाबर में या तराई क्षेत्र में। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दून घाटियों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। अगर इनकी हम हाइट की बात करें तो ये 1500 मीटर ऊंचाई तक मिलते हैं। कितने तक? 1500 मीटर ऊंचाई तक ये मिलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? दून घाटियों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है केदार कांठा बुग्याल, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको जो बताऊंगी उस पर भी आप ध्यान देंगे। तो केदार कांठा बुग्याल किस जनपद में है? पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चमोली या उत्तरकाशी। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी में है केदार कांठा बुग्याल। और ये मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। केदार कांठा बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में है और मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस वृक्ष को, ठीक है, ये प्रश्न बहुत बच्चों ने गलत किया है, मैंने इसको पोस्ट किया था। तो कई बार ना हम जो सोचते हैं कि इस प्रकार, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। किस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? तो अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर मुझे बांज वृक्ष दिया पोस्ट में। तो क्योंकि बांज वृक्ष को वरदान कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ों से इसमें उपमान दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किसे कहा गया? बुरांस को, बांज को, चीड़ को या देवदार को? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है बुरांस। बुरांस को 1974 वन अधिनियम के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये 1500 से 4000 मीटर, 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। और ये सदाबहार वृक्ष हैं। इनको क्या कहा जाता है? सदाबहार वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, और इसका अगर हम इसके वानस्पतिक नाम की बात करें, बुरांस के वानस्पतिक नाम की बात करें, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, वो है रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन या डेंड्रान अर्बोरियम, अर्बोरियम। ठीक है, ये किसका नाम है? ये बुरांस का वानस्पतिक नाम है। और कहाँ पाए जाते हैं? 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा राज्य वृक्ष है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि इसका वानस्पतिक नाम आप याद रखें, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है और सदाबहार वृक्ष है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस कमेटी का संबंध राज्य वाद्य यंत्र ढोल से है? देखिए, इससे पहले हमने वीडियो में बात की थी कि ढोल को वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया, हमने ईयर की बात की थी। आज हम बात करें उस कमेटी की कि राज्य वाद्य यंत्र जो ढोल है इसका किस कमेटी से संबंध है? यशपाल कमेटी, भंडारी कमेटी, दीक्षित कमेटी या रावत कमेटी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भंडारी कमेटी। ठीक है, तो हमने बात की थी कि 2015 में इनकी सिफारिश पर, किनकी? भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे भाई? हरीश रावत ने ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। कब किया? 2015 में किया। कौन था मुख्यमंत्री? हरीश रावत जी थे। और किस कमेटी के सिफारिश पर? तो कमेटी का नाम है भंडारी कमेटी। ठीक है, अगला प्रश्न है गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? प्रद्युम्न शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेह शाह या ललित शाह? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। अब इसे थोड़ा रिलेटेड हम और अच्छा जानते हैं। मती राम ने इसके समय को, किसके समय को? फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है। अगर प्रश्न आए कि किसके काल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहते हैं, तो आंसर क्या आएगा? फतेह शाह। गढ़वाल का स्वर्णकाल इसके काल को कहा है, किसके काल को? फतेह शाह के काल को कहा है। और मती राम ने इसके समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा। और गढ़वाल का शिवाजी भी फतेह शाह को कहा जाता है। और तो और इसको एक उपाधि और है भाई, फतेह शाह को एक उपाधि और है, और वो क्या है? गढ़वाल का अकबर भी इसको कहा जाता है। शिवाजी के साथ साथ इसको क्या कहा जाता है? गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। और उसको कहने का कारण यह है क्योंकि अकबर के समान इसने भी क्या रखे थे? नवरत्न अपने राज दरबार में रखे थे। ठीक है, प्रश्न हमने अच्छे से समझ लिया है। गढ़वाल का शिवाजी फतेह शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा। किसने कहा? मतीराम ने कहा। और गढ़वाल का अकबर भी किसे कहा जाता है? फतेह शाह को कहा जाता है। कारण ये है क्योंकि इन्होंने भी अपने राज दरबार में नवरत्न रखे थे। ठीक है, मेरा प्रयास है कि आप 40 प्रश्नों के साथ काफ़ी अच्छी डीप नॉलेज यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकते हैं ना, एक्यूरेट ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन इससे मिले जुले जरूर आएंगे जो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है नेपाल में धर्म प्रचार प्रसार किस संत ने किया? गंगनाथ ने,
जगत चंद ने, गोलू देवता ने या गुरु गोरखनाथ ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोरखनाथ ने नेपाल में धर्म प्रचार प्रसार किया। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का हिल यात्रा कुमाऊं का हिल यात्रा उत्सव किसकी देन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कुमाऊं में हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो किसकी देन है? नेपाल की, तिब्बत की, मुगलों की या कुषाण वंश की? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुमाऊं का जो हिल यात्रा है वो नेपाल की देन है। और नेपाल में इस हिल यात्रा को क्या कहा जाता है? इंद्र यात्रा। क्या कहा जाता है? इंद्र यात्रा कहा जाता है हिल यात्रा को। कहाँ? नेपाल में। और कुमाऊं का हिल यात्रा उत्सव किसकी देन है? नेपाल की देन है। ठीक है, अगला प्रश्न, चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद्र नरेश कौन था? ठीक है, लक्ष्मी चंद, बहादुर चंद, उद्योग चंद या गरुड़ ज्ञान चंद? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाज बहादुर चंद को ये जो हैं चरवाहे से राजा बने थे। तो ये एकमात्र चंद्र नरेश ऐसे हैं जो चरवाहे से क्या बने थे? राजा बने थे, बाज बहादुर चंद। और ये त्रिमल चंद के उत्तराधिकारी थे। प्रश्न इस प्रकार भी आता है कि त्रिमल चंद का उत्तराधिकारी कौन था? तो त्रिमल चंद का उत्तराधिकारी कौन था? बाज बहादुर चंद था। अगर हम बात करें तो ये 50वें राजा थे। कौन से नंबर के राजा थे? 50वें। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख रही थी, वहाँ राजाओं का क्रम पूछ लिया था। तो ये 50वें नंबर के राजा थे। कौन? बाज बहादुर चंद। और बाजपुर नगर की स्थापना भी इन्होंने की। बाजपुर है ना उत्तराखंड में, वो भी इन्होंने ही बसाया था। तो हमने क्या पता चला? चरवाहे से राजा बनने का एकमात्र जो राजा है वो कौन है? बाज बहादुर चंद हैं। और ये त्रिमल चंद के उत्तराधिकारी थे, 50वें नंबर के राजा थे। और बाजपुर नगर की स्थापना भी इन्होंने की। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति समूह किसे माना जाता है? किरात प्रजाति, खस प्रजाति, कोल प्रजाति या सौका प्रजाति? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोल प्रजाति को जो है प्रथम प्रजाति समूह माना जाता है जो उत्तराखंड में आई। ठीक है, और अगर हम बात करें तो कोल प्रजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मुंड या सबर। ठीक है, इन दो नामों से भी कोल प्रजाति को जाना जाता है। उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति समूह कौन सी है? कोल प्रजाति है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन दलित सुधारक थे? जयदत्त वेला, ज्वालादत्त जोशी, श्याम प्रसाद टम्टा या हरि प्रसाद टम्टा? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखेंगे। दलितों, अब यहाँ पर दलित की बात हो रही तो मैंने आपको, पहले हम जयदत्त वेला के विषय में जानते हैं। जयदत्त वेला कौन थे? जयदत्त वेला एक वकील थे, रानीखेत के रहने वाले थे और अल्मोड़ा में प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र का संपादन इन्होंने किया। जयदत्त वेला जो है इन्होंने प्रजाबंधु, एक के साथ हम एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया? जयदत्त वेला ने किया। तो इनका नाम अगर आए तो प्रजाबंधु समाचार पत्र से आ सकता है। ठीक है, साप्ताहिक पत्र से आ सकता है। बात करते हैं किसकी? ज्वालादत्त जोशी जी की। तो अल्मोड़ा के रहने वाले थे और 1886 के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। किसने? ज्वालादत्त जोशी की बात मैं कर रही हूँ। प्रश्न आ सकता है कि 1886 कांग्रेस के अधिवेशन में उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? ज्वालादत्त जोशी ने लिया था। और लगातार 4 और इन्होंने अधिवेशन में भाग लिया। ठीक है, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुमाऊं के प्रथम अधिवक्ता रहे। कौन? ज्वालादत्त जोशी। और श्याम प्रसाद टम्टा तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला है, ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है हरि प्रसाद टम्टा। तो दलित सुधारक कौन थे? हरि प्रसाद टम्टा। जयदत्त वेला एक वकील थे। ठीक है, रानीखेत के। अल्मोड़ा में प्रजाबंधु नामक साप्ताहिक पत्र, ये भी पूछा जा सकता है कि प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र कहाँ से निकलता था? तो अल्मोड़ा से निकलता था। और इसका संपादन किसने किया? जयदत्त वेला ने किया। दूसरा हमने बात की थी ज्वालादत्त जोशी की। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुमाऊं के प्रथम अधिवक्ता रहे हैं और 1886 कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। उसके बाद लगातार 4 और अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। तो इंपॉर्टेंट है। और अभी जो हमारा उत्तर है, दलित सुधारक कौन थे? हरि प्रसाद टम्टा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन थी? भावना गुरुरानी, शालिनी शाह, ज्योतिराव पांडे, सुशीला डोभाल? तो उसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए, भावना गुरुरानी राज्य की पहली महिला सैन्य अधिकारी थी। अगर हम बात करते हैं शालिनी शाह जी की, तो ये राज्य की पहली महिला फिल्म निर्देशिका थी। ये राज्य की पहली क्या है? फिल्म निर्देशिका, महिला। अगर हम बात करें किसकी? महिला फिल्म निर्देशिका है, फिल्म निर्देशिका। ठीक है, अगर हम बात करें ज्योतिराव पांडे की, तो ये पहली, राज्य की पहली IAS हैं।
ये राज्य की पहली IAS हैं। और बात करें सुशीला डोभाल की, तो ये राज्य की पहली महिला कुलपति हैं। सुशीला डोभाल क्या है? राज्य की पहली महिला कुलपति। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा आंसर था सैन्य अधिकारी भावना गुरुरानी है। शालिनी शाह राज्य की पहली महिला फिल्म निर्देशिका हैं। ज्योतिराव पांडे पहली महिला IAS हैं। और सुशीला डोभाल राज्य की पहली महिला कुलपति हैं। ठीक है, मैंने ऑप्शन भी इस प्रकार से लिए हैं कि आप एक के साथ बहुत ज़्यादा प्रश्न आप समझ पाएं। अगला प्रश्न है, मिनी जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है? विजय जरधारी, ठाकुर दत्त जोशी, विश्वम्भर दत्त चंदोला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर दत्त जोशी को मिनी जिम कॉर्बेट कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें विजय जरधारी जी की, तो विजय जरधारी जी का जो नाम आता है वो आता है बीज बचाओ आंदोलन के ये प्रवर्तक थे। विजय, देखो बीज बीज है ना, ऐसे ट्रिक याद कर लो, बीज बीज। तो विजय जरधारी का संबंध किससे है? बीज बचाओ आंदोलन से है, क्योंकि ये उसके प्रवर्तक थे। और बात करते हैं विश्वम्भर दत्त चंदोला, तो ये गढ़वाल हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पिता कहे जाते हैं। ये गढ़वाल हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी ऐसे लिए हैं कि मैं आपको उनके एक्स्ट्रा फैक्ट बता सकूँ। तो मिनी जिम कॉर्बेट कौन है? ठाकुर दत्त जोशी हैं। विजय जरधारी जी क्या हैं? बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक हैं। विश्वम्भर दत्त चंदोला गढ़वाल हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या था? ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर दत्त जोशी को मिनी जिम कॉर्बेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की? जयानंद भारती, जगत सिंह चौधरी, भवानी सिंह रावत, हरिप्रसाद टमटा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भवानी सिंह रावत ने दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मतलब उत्तराखंड राज्य जो है देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है उत्तराखंड है? 1.89%, 2.269, 2.69%, 0.69%, 1.69%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1.69% या परसेंट। उत्तराखंड राज्य देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 1.69%। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विधानसभा सीट किस जिले में है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विधानसभा सीट किस जिले में है? हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल या पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार में। और हरिद्वार में कितनी विधानसभा सीट हैं? 11 हैं। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है देहरादून का आता है, देहरादून में 10 है। तो यहाँ पर का हमारा सही आंसर क्या होगा? हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार में 11 हैं और देहरादून में कितनी है? 10 विधानसभा सीट है। तो पहला नंबर किसका हो गया? हरिद्वार का हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले में है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो नैनीताल, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल या उत्तरकाशी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी गढ़वाल। और अगर हम बात करें इसमें दूसरा जो स्थान है वन क्षेत्रफल में, वो है उत्तरकाशी का, इसका दूसरा स्थान है। अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से देखें, वन क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखें, तो पहला स्थान है नैनीताल का और दूसरा स्थान है चंपावत का, प्रतिशत की स्थिति से। ठीक है, ये प्रतिशत की स्थिति से। और वन क्षेत्रफल की बात जो अगर हम करें, तो पौड़ी गढ़वाल पहला है, उत्तरकाशी दूसरा है। और परसेंट की दृष्टि से अगर कहें, तो पहला नैनीताल है, दूसरा चंपावत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनवरी 2010 से राज्य की दूसरी राज्य भाषा कौन सी है? देखो मैंने यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार बनाए हैं कि आपको एक डिटेल नॉलेज भी यहाँ पर मिले। सबको पता है कि राज्य की प्रथम भाषा कौन सी है? भाई हिंदी है। उत्तराखंड राज्य की प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी है। और दूसरी क्या है? संस्कृत है। ये तो बोलियाँ हैं ना, ये तो हो ही नहीं सकती, भाषा बनेगी। तो संस्कृत जो है उत्तराखंड राज्य की दूसरी राज्य भाषा है। और इसको कब मान्यता मिली या कब से बनाई गई? तो जनवरी 2010 से राज्य की दूसरी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पेटसाल तथा फड़कानौली की खोज क्रमशः हुई थी। मैंने एक साथ कोशिश की है कि आप 2 प्रश्न यहाँ पर समझ जाएंगे। तो पेटसाल तथा फड़कानौली की खोज क्रमशः मतलब सिस्टमैटिक भी। पेटसाल पहला जो होगा ये पेटसाल का और फड़कानौली का, तो आपको ये बताना है कि कब हुई। तो 1985, 1989, 1989, 1985, 1979, 1988 या 1988 तथा 1979। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1989 तथा 1985, यानी कि 1989 में पेटसाल और 1985 में फड़कानौली की खोज हुई। और ये कहाँ है? ये अल्मोड़ा में है। ये कहाँ है दोनों चीज़ें? अल्मोड़ा में। अगर बात करें
कि इस पेट साल और फड़कानौली की खोज किसने की? तो नाम याद रखेंगे, डॉक्टर यशोधर मठपाल। डॉक्टर यशोधर मठपाल ने इनकी खोज की और ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईयर याद रखेंगे आप 1989 और 1985। अगला प्रश्न है, अमोघ भूति की मुद्राओं में किसके चित्र अंकित थे? किसके चित्र अंकित थे भाई? मृग व लक्ष्मी के, गाय व पेड़ के, पहाड़ व नदी के, शेर व हाथी के। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मृग और लक्ष्मी के चित्र किसमें अंकित थे? अमोघ भूति की मुद्राओं में। अगला प्रश्न है, लाखा मंडल में मिले खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं अब। तो लाखा मंडल में मिले खंडित शिलालेख किस वंश से हैं? ऑप्शन है यदुवंश, नागवंश, यौधेय वंश या छगलेश वंश। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, छगलेश वंश से संबंधित क्या है? लाखा मंडल में मिले खंडित शिलालेख छगलेश वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये तो सभी जानते हैं कि कार्तिकेयपुर राजाओं को ही बाद में कत्यूरी कहा गया, लेकिन ये कत्यूरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सर हेनरी रैमजे, अजय रावत, एटकिंसन या यशोधर मठपाल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एटकिंसन ने ही कार्तिकेयपुर राजाओं को कत्यूरी शब्द दिया था, प्रथम बार इन्होंने ही प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? सलोड़ादित्य वंश की स्थापना इच्छर देव, सुभिक्षराज देव, राजा निम्बर या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इच्छर देव ने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी। इच्छर देव ने किसकी स्थापना की थी? सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मूनाकोट ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो सबको पता है कि मूनाकोट ताम्रपत्र क्या है, और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप सभी को आता होगा। पंवार वंश, कार्तिकेयपुर वंश, नागवंश, चंदवंश। तो मूनाकोट ताम्रपत्र का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंदवंश से है। और ये किससे संबंधित है? ये मूनाकोट ताम्रपत्र ये करों से संबंधित, करों मतलब टैक्स से संबंधित है। मूनाकोट ताम्रपत्र टैक्स यानी कि कर से संबंधित है और इसका संबंध किससे है? चंदवंश से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिरमोही किला तथा बाणासुर किला किस जिले में है? सिरमोही किला तथा बाणासुर किला किस जिले में है? चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंपावत में है। अगर हम बात करें तो जो सिरमोही किला है ये चंपावत में प्रॉपर लोहा घाट में है। चंपावत में कहाँ है? लोहा घाट में है। कई बार ऑप्शन चंपावत ना होकर लोहा घाट आए, तो सिरमोही किला कहाँ है? लोहा घाट यानी कि चंपावत। और बाणासुर की अगर हम बात करें, बाणासुर यह है प्रॉपर मारकोट, इसका नाम वहाँ पर लोकल जगह का नाम है मारकोट। ठीक है, बाणासुर कहाँ है? मारकोट में है। और सिरमोही कहाँ है? चंपावत के लोहा घाट में। ठीक है, दोनों कहाँ है? चंपावत में है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक अधाली बराबर होता था, यानी कि एक अधाली जो मापन का जो एक नाम था, इसके बराबर क्या होता है? 2 नाली, 5 नाली, 8 नाली या 1 नाली। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 नाली। एक अधाली के बराबर कितना होता है? 8 नाली होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुगल लेखों में किसे अक्खड़ राजा कहा गया है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर शाहजहाँ आया। ठीक है, तो मुगलों का भी यहाँ पर थोड़ा बोलबाला रहा। तो मुगल लेखों में, मुगल जो लेख मिलते हैं, जो उस समय का लिखा हुआ कुछ भी हमको लिखित मिलता है, तो उसमें अक्खड़ राजा किसे कहा गया है? महीपति शाह को, श्याम शाह को, मान शाह को या पृथ्वीपति शाह को। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महीपति शाह को क्या कहा गया? मुगल लेखों में अक्खड़ राजा कहा गया। और महीपति शाह को ही क्या कहा जाता है? गर्व भंजन। क्या कहा जाता है? ये भी याद रखेंगे, पूछा हुआ प्रश्न है। गर्व भंजन भी किसको कहा जाता है? महीपति शाह को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शाहजहाँ के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ था। महीपति शाह जो है वो शाहजहाँ के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ, इसलिए अक्खड़ राजा कहा। मुगलों ने अपने लेख में इसको अक्खड़ राजा कहा, शाहजहाँ के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ। और इसी को ही गर्व भंजन कहा जाता है। किसको? महीपति शाह को। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पटवारी की नियुक्ति किसके द्वारा हुई? भाई अभी हमारे यहाँ पटवारी की पोस्ट निकलती है, कभी सोचा इसकी नियुक्ति सबसे पहले किसने की? हेनरी रैमजे के द्वारा, गार्डनर के द्वारा, कैप्टन जोन्स के द्वारा या ट्रेल के द्वारा। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ट्रेल के द्वारा सबसे पहले पटवारी की नियुक्ति की गई। अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर है 1819, बड़ा ईजी है याद करने को, 1819 है ना। पटवारी की जो सबसे पहले नियुक्ति की शुरुआत की गई ट्रेल के द्वारा की गई और ईयर था 1819। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1911, 1916, 1912, 1918। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1912 में अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या है? अगर हम बात करें कि अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना में किस किस का योगदान था, तो आप नाम याद कर सकते हैं। एक तो हैं ज्वाला दत्त जोशी, इनका नाम हमने पहले भी बोला था अभी, और दूसरे हैं सदानंद सनवाल, सदानंद सनवाल। इन दोनों के योगदान से अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना हुई 1912 में। नाम याद रखेंगे, ज्वाला दत्त जोशी और सदानंद सनवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लोक नायक किसे कहा जाता है? राम सिंह धोनी को, हरगोविंद पंत को, जयदत्त जोशी को या जयानंद भारती को? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरगोविंद पंत को लोक नायक कहा जाता है। और जो धोनी जी हैं भाई, राम सिंह धोनी जी को क्या कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, भारत माता का सच्चा सपूत। राम सिंह धोनी को क्या कहा जाता है? भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है। किसे? राम सिंह धोनी को। लेकिन हमारा यहाँ पर प्रश्न क्या है कि लोक नायक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हरगोविंद पंत। और राम सिंह धोनी को क्या कहा जाता है? भारत माता का सच्चा सपूत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुली बेगार प्रथा ब्रिटिश कुमाऊं में कब से कब तक रही? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इसमें बेगारी प्रथा के विषय में पढ़ा। हमने वो बागेश्वर का मेला भी हमने जाना कि उत्तरायणी में जो मेला बनता है, जो रजिस्टर वहाँ नदी में बहा दिए गए थे, है ना। तो ये प्रथा कब से कब तक चली? 1815 से 1921, 1815 से 1918, 1816 से 1920 या 1815 से 1947 तक? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1815 से 1921 तक जो है कुली बेगार प्रथा ब्रिटिश कुमाऊं में चली, 1815 से 1921 तक। अगला प्रश्न है डूंगी पैंतोली आंदोलन का संबंध किससे है? पानी की कमी को दूर करने के लिए, भूमिहीन किसानों को जमीन के लिए, बांज जंगल को काटने के विरोध में, या चूना पत्थर के अवैध खदान के लिए? तो बात करें, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी, बांज जंगल काटने के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ? डूंगी पैंतोली आंदोलन हुआ। अगर हम बात करें पानी की कमी को दूर करने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ, तो उसका नाम था पानी राखो, पानी राखो, याद रखेंगे। और बात करें भूमिहीन किसानों को जमीन देने के लिए, ये था कोटा खर्रा आंदोलन, ये पूछा जा चुका है, याद रखेंगे, कोटा खर्रा आंदोलन। और जो चूना पत्थर की अवैध खदान, ठीक है, मैंने सब यहाँ पर नोट किया, आप उसको भी समझेंगे। डूंगी पैंतोली का तो ये हो गया आंसर, हमने इसकी बात करी, पानी रखो आंदोलन, भूमि किसान की हमने बात करी, कोटा खर्रा आंदोलन। और जो चूना पत्थर के अवैध खदान के लिए था, उसका नाम था हेवल घाटी आंदोलन, हेवल घाटी आंदोलन। और ये हेवल घाटी आंदोलन जो था, ये टिहरी में चलाया गया। और जो पानी राखो आंदोलन था, ये पौड़ी में चलाया गया। और कोटा खर्रा आंदोलन ये तराई क्षेत्रों में चलाया गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। आपको समझ नहीं आता, आप दोबारा इस वीडियो को जो है रिवाइंड में ले जाइए और अच्छे से सुनिए। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर आपको सबके बारे में बता दिया। हमारा जो आंसर है, हमारा यहाँ पर आंसर डूंगी पैंतोली का संबंध किससे है? बांज जंगल को काटने के विरोध में। अगला प्रश्न है संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किसने किया? भवानी सिंह रावत ने, ठाकुर दत्त जोशी ने, हरिप्रसाद टमटा ने, या बहादुर राम टमटा ने? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर राम टमटा ने संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किया। भाई कब किया, ये भी हम याद रखते हैं, हमने कब किया भाई? अप्रैल 1994, ईयर भी आ सकता है तो याद रखेंगे। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा ने किया अप्रैल 1994 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए कितने शहरों का चयन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए कितने शहरों का चयन किया? 5, 2, 3, 1। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 शहरों का चयन किया। ये तो चलो आंसर हो गया। अगर मैं बात करूँ 5 शहर कौन से थे, तो आप नोट कर सकते हैं। पहला है देहरादून, दूसरा है काशीपुर, तीसरा है रामनगर, ठीक है, और चौथा है ऋषिकेश, आप लोग नोट कर लीजिए, और 5वां है गैरसैंण। ठीक है, तो ये जो 5 शहरों का चयन किया था वो कौन कौन से थे मैंने आपको बता दिया। और कितने शहरों का चयन किया था? 5 क्या किया था? देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश और गैरसैंण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते थे? क्या कहते थे? बख्शी कहते थे, करमांत कहते थे, विश्वा कहते थे, या सीकदार कहते थे? तो इसका सही उत्तर है
क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी कर्मांत कहते थे। तो कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे? कर्मांत कहते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? थारू, जौनसारी, भोटिया या राजी? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोटिया जनजाति महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। अगला प्रश्न, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लगा, प्रश्नों का स्तर कैसा था, ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैंने बहुत छांट के BS नेगी की बुक से प्रश्नों का निर्माण किया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखकर मैंने इनका निर्माण किया। आप सभी जानते हैं पेपर इसी प्रकार से बनता है ना। हम पढ़ते सिर्फ बाहर हैं और डिटेल में प्रश्न बनते हैं, तो इस प्रकार बनते हैं। और मैंने आपको जो स्टार्टिंग है बेस भी बताया, उसके साथ भी मैंने आपको एडिशनल ईयर हो गए या प्लेस हो गए, वो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो भगनौल नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? देखो, भगनौल नृत्य तो हम पता चल गया, इसका वाद्य यंत्र क्या है, कि भगनौल नृत्य में किसका प्रयोग किया जाता है? हुड़के का, ढोल का, मसकबीन का, ढोलक का? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुड़का का भगनौल नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र या इसका प्रयोग, हुड़का का प्रयोग भगनौल नृत्य में किया जाता है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का संकलन जो मैंने BS नेगी की बुक से लिए थे, और यहाँ से बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं, आप सभी जानते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए, आपको ऐसे ही प्रश्न दिखाई देंगे। तो आप वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें। आपको वीडियो पसंद आता है, प्रश्नों का संकलन अच्छा लगता है, और आप चाहते हैं कि अप्रैल तक आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाए, तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुँचाएँ, और मुझे ज़रूर प्रेरित करें अपने शब्दों द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।